कैसे कर पाता है। तो इसको थोड़ा सा सिंपल वे में बता दो। कोई भी विजुअल एडिटिंग करने से पहले हमें पुरानी ओल्ड फ्रेम बैकग्राउंड रिमूव करना होगा, जिसके लिए इस तरह के ग्रीन फ्लोर का यूज़ किया जाता है। मतलब आर्टिस्ट जो होते हैं वो इसी तरह के फ्लोर पे परफॉर्मेंस करते हैं, एक्टिंग करते हैं, जिसमें ग्रीन कलर का जो पार्ट आता है उसे हम एक तो रिमूव कर सकते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो उस रिमूव और ट्रांसफॉर्म टेक्निक को भी कहा जाता है क्रोमा। और इसमें ग्रीन या ब्लू दो ही कलर यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों कलर छोड़ के बाकी जितने भी रिमेनिंग कलर है, एक तो हमारे स्किन टोन से या फिर हमने जो कॉस्ट्यूम वेयर किया है उसके कलर शेड कॉन्ट्रास्ट से मैच करता है। तो ये चीज़ें गायब ना हो इसलिए हम ये दो कलर का यूज़ करते हैं। और ट्रांसपेरेंसी मोड हमें खास करके फैंटेसी फिल्मों में देखने मिलता है, जैसे कि अलादीन, हैरी पॉटर सीरीज, जिसमें हम देखते हैं मैजिकल वर्ल्ड, किताबें अपने आप फ्लोट होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होती है, राइट। तो असल में पूरा ग्रीन कॉस्ट्यूम पहन के, जिन्हें ड्यूब कहा जाता है, वो आदमी उस सब्जेक्ट को कैरी करके मूवमेंट करता है। तो कॉज ऑफ ग्रीन वो आदमी इनविजिबल होगा और जो सब्जेक्ट को कैरी करता है वो हमें फ्लोटिंग वे में नजर आने लगता है। ओके, अभी बैकग्राउंड तो हमने कर दिया रिमूव। अभी हमें ऐड करने हैं इसमें विजुअल्स। तो ये कैसे करेंगे? तो ये जो विजुअल होता है वो अलग से शूट किया जाता है बगैर आर्टिस्ट के, एंड आर्टिस्ट के क्रोमा परफॉर्मेंस के साथ इसको हम मर्ज एंड मिक्स करते हैं। लेकिन हर एक विजुअल हम अलग से शूट भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज के डेट में हमें एक्शन ऐसा चाहिए, झगड़ा वाले हीरो विलन का हो लेकिन दबा तो करनी डायरेक्ट दुनिया। एवेंजर में थैनोस आता है, चुटकी बजा के यूनिवर्स गायब करता है। अभी हमारे इंडिया की एक फिल्म आई थी ब्रह्मास्त्र, जिसमें हमें ब्रह्मांड उड़ाना है। मतलब अपने को छोटे मोटी चीजें चाहिए नहीं, सिटी विटी में डायरेक्ट दुनिया उड़ानी। तो ये जो एक्सट्रीम लेवल की हमारी चाहत है, ये कैसे मूवमेंट करेंगे? ये विजुअल्स क्रिएट किए जाते हैं सीजीआई कंप्यूटर ग्राफिक्स द्वारा। तो ये अलग से शूटेड विजुअल या फिर सीजीआई जनरेटेड विजुअल जो हम आर्टिस्ट के क्रोमा परफॉर्मेंस के साथ मर्ज एंड मिक्स करते हैं, इन्हें ही आप सिंपल वे में वीएफएक्स कह सकते हो। तो ये शूटिंग किस तरीके से होती है, आर्टिस्ट परफॉर्मेंस किस तरीके से करते हैं, देखेंगे छोटे से एवी के जरिए। सुल्तान फिल्म का ये सीन सभी को याद होगा। बेसिकली डबल रोल जो हम फिल्मों में देख पाते हैं ना, तो वो क्रोमा टेक्निक से ही पॉसिबल है। बैंग बैंग मूवी का ये जो पहाड़ी का जंप सीन है वो भी असल में क्रोमा पे ही शूट हुआ था। फायर इफेक्ट्स, ब्लास्ट सीन या फिर एक्सट्रीम लेवल की दवाई जो हम फिल्मों में देख पाते हैं वो सीजीआई ग्राफिक्स द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। धूम 3 का बिल्डिंग चेसिंग सीन हो या फिर इसी फिल्म का सर्कस का परफॉर्मेंस, दोनों ही क्रोमा पे शूट है। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑडियंस शॉट भी एक वीएफएक्स है। मतलब आमिर सर की परफॉर्मेंस अलग से शूट हुई है और पब्लिक के शॉट अलग से। पब्लिक को पता ही नहीं है कि भाई मैं किसके लिए तालियां बजा रहा हूँ। दंगल मूवी में आमिर खान हरियाणा नहीं गए थे, हरियाणा मुंबई में आया था। पुष्पा का पूरा जंगल के असल में विजुअल इफेक्ट है। हमें फॉरेस्ट में शूट करना अलाउ ही नहीं, क्योंकि हमें नेचर और जानवरों का भी ध्यान रखना है। सो फिल्म में जो फॉरेस्ट देखा था वो विजुअल इफेक्ट, और ये लाल चंदन की स्मगलिंग जो देख पा रहे हो वो थर्माकोल की स्मगलिंग। साहो के मोस्ट ऑफ द सीन फिल्म सिटी में, इनफैक्ट इस स्टूडियो में इस फ्लोर पे भी शूट हुए हैं। फॉरेन के विजुअल अलग से ही ऐड हुए थे। और क्रिश 3 हमारे इंडिया की पहली फिल्म है जो आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 95% क्रोमा शूट है। इसका एक भी सीन रियल लोकेशन पे शूट नहीं हुआ था। पूरी फिल्म एक वन स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन पे ही बनाई थी। इस फिल्म में आप लोगों ने जो मुंबई सिटी देखी है ये भी एक सीजीआई द्वारा। फिल्मों में हम देखते हैं 50-60 माले की बिल्डिंग पे भी हीरो विलन आराम से भागा दौड़ कर पाता है। 5-6 फ्लोर के नीचे मुझे पर्सनली भगवान दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये परफॉर्मेंस भी 10-15 फीट के डमी दीवारों पे की जाती है, जिसके मल्टीपल फ्रेम बना के आप ऊंची बिल्डिंग देख पाते हो। ये शॉट आप क्लियर देख सकते हो, बस छत का ही सेट है, नीचे की बिल्डिंग असल में है भी नहीं। सो बेसिकली फिल्मों का फ्यूचर यही है। हमें आउटडोर शूट करने की असल में जरूरत भी नहीं। अगर हम चाहे तो एक वन स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन पे भी पूरी फिल्म मेकिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट सीजीआई आज के डेट में इतना डेवलप है कि अगर हमारे पास एक प्रॉपर सफिशिएंट बजट है तो बिना शूटिंग किए भी हम फिल्में बना सकते हैं। जैसे कि 2019 में द लायन किंग आप लोगों ने देखी होगी, डिज्नी की पेशकश थी, वर्ल्ड्स फर्स्ट फिल्म थी जो कि 100% ग्राफिक्स से ही प्रोड्यूस हुई थी। इसमें सिर्फ लायन को बनाने के लिए इंडियन करेंसी में अप्रॉक्सीमेटली 65 करोड़ बजट लग गया था, जो कि बहुत हेवी बजट है सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए। उतनी बजट में ऑलमोस्ट हमारी फिल्में कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे एक एनिमल को प्रोड्यूस करने के लिए हमें इतना पैसा लग गया। तो इतना एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स टेक्निक होने के कारण ही हम आज के डेट में इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते। लेकिन मे भी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि शूटिंग कंसेप्ट ही बंद हो जाए और हम ग्राफिकल फिल्में देखना स्टार्ट कर दें।
ओके, ये तो हो गया विजुअल्स का पार्ट। अभी बात करते हैं डबिंग की। तो डबिंग में एक पार्ट तो आप लोगों को भी पता होगा, असल में जहाँ शूट किए जाते हैं आर्टिस्ट के हाथ में हमें कोई माइक नहीं दिखते, एक नॉर्मल लेवल माइक दिए जाते हैं जो कि असल में क्लियर साफ आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाते। इसके लिए हम डायलॉग डिलीवरी अलग से रिकॉर्ड करते हैं शूटिंग कंप्लीट होने के बाद फाइनल फुटेज के साथ। तो आप लोगों को पर्सनली क्या लगता है, ये जो डबिंग जो पार्ट है वो सिंपल है या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट क्यों लगता है, क्या बताना चाहोगे आप? मैच कराना हो। यस, लिप सिंक मैच करना डिफिकल्ट टास्क है, सिंग करना। और ये भी वैलिड पॉइंट है। इसके अलावा कोई कुछ बताना चाहेगा? डायलॉग्स बोलने पड़ते ना एक्चुअल में। यस, हाँ यस, लिप सिंक मैच सिंक वही पॉइंट है। इसके अलावा इमोशन। यस, इमोशंस एक्सप्रेशन। एक फिल्म में इमोशंस कितने हैं? रोमांटिक सीन भी आता है, कॉमेडी सीन भी है, रोने वाला भी है, गुस्से वाला भी है। अभी एक्टिंग कर दी, बंदा कैमरे के सामने आके जैसे तैसे रो दिया, अभी माइक के सामने आना और फिर से रोना और उसी तरीके से रोना है, मतलब एक डिफिकल्ट टास्क है, राइट? हम अपने इमोशंस को फिर से थोड़ी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 30-40% एक्टर को आज के डेट में भी अपनी परफॉर्मेंस डब करने में बहुत दिक्कत है, वो डबिंग नहीं कर पाते। तो उनके लिए अलग से होते डबिंग आर्टिस्ट, जिनको मैं पर्सनली गॉड गिफ्टेड टैलेंट कहूँगा, कि जो दूसरे आर्टिस्ट की हूबहू आवाज़ तो मिमिक करते हैं, ओके फाइन, लेकिन इनके इमोशंस को भी एक्सप्रेस करते हैं विद प्रॉपर लिप सिंक मैच, राइट? तो कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। पुराने ज़माने की बात करूँ तो श्रीदेवी जी को हम सभी जानते थे, खूबसूरत एक्ट्रेस थी, लेकिन शुरुआती दौर में उनके स्टार्टिंग करियर में उनको डबिंग में बहुत दिक्कत थी। एक तो वो साउथ इंडिया से बिलोंग करती थी, तो उनकी हिंदी इतनी साफ नहीं थी। बाद में उन्होंने अपनी लैंग्वेज सुधारी है। तो स्टार्टिंग करियर के उनके एक नहीं, दो नहीं, 11 फिल्में हैं, जिस दौरान उनको मोस्ट ऑफ द टाइम डब किया था असल में रेखा जी ने। रेखा जी को मतलब खूबसूरत एक्ट्रेस हम सभी जानते हैं, लेकिन 70s की वो वन ऑफ द फाइनेस्ट फीमेल डबिंग आर्टिस्ट भी है। हर सैटरडे संडे सेट मैक्स चैनल पर हमें बच्चन साहब भी मिलने आते हैं, एक स्पेशल जहर वाली खीर खाने। यस, सूर्यवंशम फिल्म में बच्चन सर का डबल रोल था। इन दोनों किरदारों के साथ भी जो दोनों लीड एक्ट्रेस है, जो कि उनकी पत्नियों का किरदार प्ले करती है, असल जिंदगी में उन दोनों एक्ट्रेस को हिंदी लैंग्वेज तक नहीं आती। उन दोनों को भी डब रेखा जी ने ही किया था। अब तक अगर नहीं पता है तो इस बात के लिए और एक बार फिल्म देखने बैठ जाइए, आवाज़ बढ़ा के गौर फरमाइए, घर बैठे बैठे कोई भी पहचान जाएगा। और आज के ज़माने की बात करूँ, जैकलीन, कैटरीना, करीना जैसे एक्ट्रेस को डब करती है मोना शेट्टी। गूगल भी कर सकते हो, करंटली इंडिया टॉप फाइनेंस लीडिंग फीमेल डबिंग आर्टिस्ट में गिनी जाती है। और आज के डेट में वो अकेली 20 से भी ज़्यादा एक्ट्रेस को डब करती है, वो भी प्रोफेशन के साथ, क्योंकि आज के डेट में हम मल्टीपल लैंग्वेज एंड कंट्रीज के भी फिल्में हिंदी में साफ सुन पाते हैं। लेकिन ये तो हो गया सिर्फ डायलॉग का पार्ट, इसके बारे में मोस्ट ऑफ द पीपल पहले से जानते भी होंगे। लेकिन डायलॉग छोड़ के एक फिल्म में आप सपोर्टिंग वॉइस कितने सुनते हो, ये कभी सोचा है? जिन आवाज़ों के कारण आप लोगों को फिल्मों में रियलिस्टिक फील मिल पाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताओ तो अपने क्लासिक सुपरहिट फिल्म ले दो, शोले। अगर इस फिल्म में घोड़े दौड़ने का सीन आता है तो घोड़ों के टापों की भी आवाज़ हमें कितनी साफ सुनाई देती है। तो घोड़ों के पैर पे हमें कोई माइक नहीं बंधा दिखता, या इनके पीछे माइक लेके हम नहीं बात सकते, धीरे दौड़ भाई मुझे आवाज़ रिकॉर्ड करनी है। हीरोइन चलने लगी तो उसकी उंगलियों की छनछनाहट सुनाई देती है। कोई चीज़ उठाई जा रही है, कोई चीज़ रखी जा रही है। होटल का एक छोटा सीन है, वेटर आ रहा है, आके ग्लास में पानी भर रहा है, वो पानी भरने की भी आवाज़ आप सुन पाते हो। तो ये जो सभी आवाज़ है, इन्हें भी तो हमें अलग से रिकॉर्ड करना होगा, जिसके लिए अलग से टेक्निक है, जिस टेक्निक को कहा जाता है फॉली। एंड फॉली के लिए इस तरह के कुछ स्पेशल सेंसिटिव कंडेंसर माइक यूज़ किए जाते हैं। इन्हें आप CO2 माइक भी कह सकते हो। इन माइक की खास बात ये होती है कि इसके रेडियस में अगर छोटी सी सुई भी गिरती है तो इसकी फ्रिक्वेंसी कैच कर लेता है, और जब हमें आउटपुट चाहिए तो हम हाई फ्रिक्वेंसी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। हालांकि आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक साउंड प्रूफ बंद स्टूडियो होना जरूरी है। इसमें इको एंड आइसोलेशन सिस्टम इसके हिसाब से सेट किया जाता है। ये ओपन स्टूडियो है। स्टिल मैं यहाँ पे आपको एक 2-3 लाइव एग्जाम्पल सुनाऊंगा तो आपको इसका फंडा पता चल जाएगा। इसमें से पहला होगा, यहाँ पे आप में से कितने लोगों ने मिशन मंगल फिल्म देखी? अक्षय सर की ओके, कुछ 8-10 लोगों ने ही देखी है, बाकी सबको बताना चाहूँगा। मिशन मंगल असल में एक रॉकेट साइंस बेस्ड फिल्म थी। हमारा मंगलयान जो गया था, हम इंडियंस के लिए वन ऑफ द प्राउड मूवमेंट, लेकिन असल में जहाँ पे भी स्पेस रॉकेट लॉन्च होता है, फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी रीजन हमें 2 किलोमीटर रेडियस में रहना भी अलाउ नहीं। तो आवाज़ कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो ये आवाज़ फॉली से ही प्रोड्यूस की जाती है। कैसे? लाइव सुनते हैं। बनाएगा। ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसे ऑडियो नहीं है, ऑडियो भी यहाँ से दूंगा इस माइक से।
भी ऐड किए जाते हैं और इसको विजुअल के साथ हम फ्रेम बाय फ्रेम सेकंड बाय सेकंड मैच भी करते हैं। ये मैं आपको रॉ ऑडियो सुना रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको 19-20 लग सकता है। इसके बाद इफेक्ट सुनते हैं। ऑलमोस्ट हमारे सभी फिल्मों में फाइट सीन है ऑलमोस्ट, और उसमें साउथ इंडिया की फिल्मों और हड्डी ना टूटे ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट? लेकिन रियल लाइफ में पता भी चलता है, डॉक्टर के पास जाते तो वो भी कहता है कि भाई साहब पहले एक्सरे निकाल के आओ, लेकिन फिल्म में फन से पता चल जाता है। तो ये भी आवाज़ पॉली से ही प्रोड्यूस की जाती है। और यहाँ पे मैं आपको इफेक्ट सुनाने वाला हूँ जो खास करके गर्दन तोड़ी जाती है ना, नेक ट्विस्ट किया जाता है, तो ये आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है। और इस आवाज़ के लिए मेरे पास सिंपल ये एम्प्टी प्लास्टिक बोतल है, इससे ही आवाज़ प्रोड्यूस होगी। कैसे सुनते हैं। ओके, और इसके बाद हमारी पुरानी फिल्में, खूबसूरत फिल्में थी। राजेश खन्ना सर का एक खूबसूरत और यहाँ पे ऑलमोस्ट हम सबने एंजॉय किया है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा उस जमाने में खास करके रोमांटिक सीन, रोमांटिक गाने कश्मीर में ज़्यादातर शूट किए जाते हैं। वहाँ पे शूटिंग करना उस जमाने में एक बड़ी बात थी। बर्फीला माहौल, हीरो हीरोइन बैठे सामने, हल्की सी आग जलाई गई है, लकड़ी जलाई गई, तो फ्लेम की भी आवाज़ आप सुन पाते हो। कभी अगर नोटिस किया होगा तो रियल लाइफ में कभी देखा ही है। होली के दिन भी आप लकड़ी जलाते या फिर ठंड का मौसम में बैठ के आग जला के, फ्लेम की आवाज़ होती भी है क्या? नहीं ना। मतलब फिल्मों का हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट है कि असल में आप एक नकली आवाज़ को रियल आवाज़ समझ बैठे। इट्स अ फेक वॉइस। और ये आवाज़ प्रोड्यूस करने के लिए मेरे पास सिंपल पॉलीथीन है, इससे ही आवाज़ होगी। कैसे सुनते हैं। और इसके बाद घोड़े के टापों की बात करते हैं। घोड़े के टापों के असल में हम 4 तरीके की आवाज़ सुनते हैं। घोड़ा अगर प्लेन हार्ड सरफेस में दौड़ रहा है तो आवाज़ अलग सुनाई देती है, मिट्टी में, कीचड़ में, घास में दौड़ता है तो आवाज़ अलग है। तो हमें सीन के हिसाब से, विजुअल के हिसाब से अलग अलग प्रॉप्स इस्तेमाल करने होंगे। यहाँ पे मैं आपको इफेक्ट सुनाने वाला हूँ सिर्फ हार्ड सरफेस का, जिसके लिए मेरे पास सिंपल डिशेल ऑफ कोकोनट, इससे ही आवाज़ होगी। नारियल का ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बाय द वे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो घोड़ा दौड़ रहा था वो असल में 2 पैर पे था। हमारा ध्यान अभी भी क्यों नहीं गया, क्योंकि जब हम फिल्में देखने बैठते हैं तो हम विजुअल में इन्वॉल्व होते हैं, ऑडियो की तरफ हम उतना ध्यान नहीं दे पाते। और मतलब देंगे भी कैसे, एट द टाइम डायलॉग भी चालू है, कुछ सपोर्टिंग वॉइस भी है, बीजीएम भी है, और फिर ये आवाज़, तो हम उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। लेकिन अगर गौर फरमाओगे ना तो हार्ड सरफेस का जो घोड़े दौड़ने का आवाज़ है वो आपको 100% मिसमैच लगेगा, क्योंकि वो 4 पे दौड़ता है, हम 2 पे दौड़ा पाते हैं। इसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। तो ये कुछ आसान ट्रिक्स थे जो कि मैं यहाँ पे आपको लाइव सुना सका, लेकिन ऐसे फॉली के 1000+ वर्जन है। और एक फिल्म में आप कम से कम 2 से 3 अगर कॉल इफेक्ट सुनते हो, जो कि सुन के भी हम अनसुना कर देते हैं, सोचते भी नहीं कि भाई किस तरह से रिकॉर्डेड है, कितनी आवाज़ है। पुराने ज़माने की बात करूँ तो राज कपूर साहब के एंट्री से पहले हम उनके फुटस्टेप सुनाई देते थे। टेलीफोन याद होगा, डायल किया जाता था तो डायलर तक हम सुन पाते हैं। हीरोइन रेडी हो रहे, झुमका पहन रहे, झुमके की आवाज़, चूड़िया पहन रहे, चूड़े की आवाज़, कुछ खाने का सीन है, बाइट करने की, चबाने की भी आवाज़ आप सुन पाते हो। बेसिकली डायलॉग छोड़ के ईच एंड एवरी वॉइस वी हैव टू रिकॉर्ड सेपरेटली, लेकिन हमारा ध्यान भी नहीं जाता है, अप्रिशिएट करना तो बहुत दूर की बात है। तो पॉली के स्टूडियोज कैसे होते हैं और इसमें हम कुछ और अनोखे तरीके से अलग अलग प्रॉप यूज़ करके आवाज़ कैसे रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं एक छोटे से एबी के जरिए। Strikes Back. That one was a landmark for me because that got me motivated to do Foley's.
सकता है, मतलब बिल्कुल इफेक्ट साउंड में बुरा। ओके तो जैसे कि क्या कहा? तो कैसा लगा? वर्ड वर्ड Thank you. अभी अगली बार फिल्में देखने जाओगे दिमाग में जरूर आने वाला है। खास करके अभी फाइट सीन दिखेगा तो बोलोगे ये तो सारा बॉटल तोड़ता है। ओके, सो विजुअल भी हो गया, डबिंग भी हो गई, पॉली भी हो गया। अब इसके बाद लास्ट पार्ट बचता है जिसके बिना खास करके हमारे Post इंडिया की फिल्में processing. अधूरी। बता सकते हो क्या होगा? पोस्ट प्रोसेस यस, सॉन्ग्स म्यूजिक। तो सॉन्ग्स म्यूजिक के बारे में बात करते हैं, इसको भी मैं ज़्यादा लेक्चर में एक्सपांड नहीं करूँगा। मेन बुलेट्स पॉइंट में हम एंड करते हैं। शुरुआत करते हैं पुराने ज़माने से। वो खूबसूरत दौर यहाँ पे हम सबने एंजॉय किया है। कैसेट्स होती थी, रील होती थी, टेप में फ्लिप करके हम गाने सुनते थे, राइट? कभी कभी वो रील निकल गई तो उंगलियां पेंसिल से फिक्स नहीं किया होगा। तो वो जो रील होती थी उस पर मैग्नेटिक हेड निडल असल में स्क्रैच होता था और उस पर गाना प्रिंट किया जाता था, जिसे हम एनालॉग रिकॉर्डिंग प्रोसेस कहते हैं, मतलब एक मैकेनिज्म है। तो उसमें दिक्कत क्या थी, हम उस समय में एडिटिंग नहीं कर सकते थे। वीडियोस को एडिट करना पॉसिबल था, रील को कट करके पैच करके एडिट हो सकता था, लेकिन ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स को इम्पॉसिबल था। तो परफेक्शन के लिए क्या किया जाता? जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इसका भी स्टूडियो का अपना अलग से इतिहास है। तो आप लोग जैसे बैठे हो ऐसे ही थोड़ा सा अलग सेटिंग अरेंजमेंट होता था। 100+ इंस्ट्रूमेंट आर्टिस्ट यहाँ पे होते थे, स्ट्रिंग सेक्शन, ब्रास सेक्शन, रिदम, परकशन, वोकल आर्टिस्ट, प्लेबैक सिंगर, आपके जो भी फेवरेट हो आप कंसीडर कर सकते हो। कंपोजिंग अलग पार्ट हो गया। रिकॉर्डिंग से पहले परफेक्शन के लिए सिर्फ रिहर्सल्स लिए जाते थे 1 से 2 महीने। उसके बाद रिकॉर्डिंग का दिन तय होता, सब लोग लाइव परफॉर्म करते, हम मिक्स भी लाइव करते थे, इवन रिकॉर्ड भी लाइव किया जाता था। तो इतना तामझाम सेटअप मेहनत करने के बावजूद अगर किसी ने गलती से भी गलती कर दी तो पूरी रील निकाल के फेंक दी जाती और फिर से रिटेक लिया जाता। तो उस जमाने में रील जो थी वो असल में बहुत महंगी चीज़ थी। अगर आप लोगों को याद होगा, कैसेट भी आपने बाई की होगी, 250-300 रुपये की कैसेट थी, राइट? और सब लोगों की मेहनत भी वेस्ट जाती थी। आज के डेट में हम सुनते उतने दिनों में अक्षय कुमार सर 2 पिक्चर करके निकल लेते, लेकिन उस जमाने में म्यूजिक बनाने के लिए हमें इतना समय कम से कम लग ही जाता था। अभी के ज़माने की बात करूँ तो असल में साल 2000 ऋतिक रोशन सर की डेब्यू फिल्म कहूँ ना प्यार देखिए होगी सबने, खूबसूरत फिल्म थी। उस फिल्म से म्यूजिक प्रोडक्शन में उस साल से 100% डिजिटल में कन्वर्ट कर चुके हैं। मतलब आज के टाइम की आपकी कोई भी फेवरेट सुपरहिट फिल्म मिली, RRR, KGF, बाहुबली, ब्रह्मास्त्र, कांतारा, पठान, पुष्पा, जिसमें हीरोज की एंट्री भी होती है तो हमें कितना अच्छा खासा बीजीएम सुनने मिलता है, गूज़बम्स आ जाते हैं, लगता है कि भाई कितने सारे म्यूजिशियंस ने म्यूजिक प्ले किया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्चुअल सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा हमें पीसी में अवेलेबल है। 5-6 साउंड इंजीनियर, म्यूजिक डायरेक्टर एंड कंपोजर के साथ मिलके 90% म्यूजिक प्रोग्राम करके प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब ना ही हमें किसी इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है और ना ही किसी म्यूजिशियंस की। बस अगर इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हमें नीड है तो वही प्ले करके रिकॉर्ड किया जाता है। तो डिजिटल के कारण हमें 2 चीज़ों का एडवांटेज हम कह सकते हैं। एक, अभी हम कॉम्पैक्ट साइज में क्रिएट वर्क कर सकते हैं विदाउट मैन पावर, विदाउट इंस्ट्रूमेंट। सेकंड, आज का म्यूजिक क्रिस्टल क्लियर कह सकते हो, मतलब एकदम साफ, क्लियर, लाउड हम हर एक बीट सुन पाते हैं, राइट? एग्री कर रहे हो? स्टिल आप ही लोगों का कहना है कि भाई पुराने सॉन्ग्स में जो मजा है वो नए में नहीं है, ऐसा कहते हो या फिर सुनते तो 100% हो। तो अकॉर्डिंग टू यू आप लोगों को क्या लगता है, आपको पुराने सॉन्ग्स क्यों पसंद आते हैं? नेचुरल बताना चाहोगे? म्यूजिक कम था, ओके, सॉफ्ट स्मूथिंग सॉन्ग थे, म्यूजिक बम्बार्डिंग ज्यादा नहीं था, ओके, वैलिड पॉइंट, इस पे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा और कुछ कोई बताना चाहेगा? लिरिक्स अच्छे थे। उस जमाने में बेबी को बेस पसंद है, कोका कोला है, काटा लगा नहीं बचता था, राइट? कुछ मीनिंग हुआ करता था, ओके, ये भी एक वैलिड पॉइंट है, इस पे भी हम बात करेंगे। लिरिक्स हो गया, म्यूजिक बम्बार्डिंग हो गया, इसके अलावा और कुछ कोई बताना चाहेगा? सॉरी, हाँ यस, मतलब म्यूजिक बम्बार्डिंग, सिंपल सॉफ्ट म्यूजिक होते हैं। आपका एक्चुअली एक ही पॉइंट रिलेट करते हैं। इसके अलावा कोई और कुछ कहना चाहता है क्या? इमोशंस, यस, मीनिंगफुल सॉन्ग, इमोशन, सिचुएशन बेस्ड सॉन्ग्स हुआ करते थे, सीन के हिसाब से भाते थे, ओके। क्लोज टू रियलिटी, रियलिटी से क्लोज होते थे। रियलिटी से क्लोज होते थे, मतलब मुझे थोड़ा सा पॉइंट आपका समझ में नहीं आया। अब जैसे अभी आर्टिफिशियल हो गया ना मैक्सिमम चीजें। ओके, हाँ, यस, ये हाँ। एक वैलिड पॉइंट है, मतलब वो नेचुरल रिकॉर्डिंग हाँ। थी, अभी आर्टिफिशियल है, ये भी वैलिड पॉइंट है, ओके। तो इन तीनों पे ही बात करते हैं।
पहले कहते जो सॉफ्ट स्मूथिंग सॉन्ग थे, अभी जो म्यूजिक बम्बार्डिंग ज्यादा हो गया है, तो इसका मैं एक ही एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा कि अभी का टेस्ट ऐसा हो चुका है। मतलब आज के टाइम पे एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म्स ही इतने अवेलेबल है कि आज की जो पब्लिक है वो बस झूमने के लिए, चिल करने के लिए पब चले जाते हैं, डिस्को चले जाते हैं, जहाँ पे हमें ऐसा ही म्यूजिक चाहिए, म्यूजिक बम्बार्डिंग ही चाहिए, मदोश होकर नाचना है, वहाँ पे हमें लिरिक्स से लेना देना नहीं। तो इसके लिए आज ऐसे सॉन्ग ज़्यादा बन रहे हैं, यही मैं मेरे तरफ से एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। लिरिक्स की अगर बात करूँ तो आज के डेट में मीनिंगलेस सॉन्ग बनने का रीज़न, मतलब जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जब से मैं ये इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो मैं मेरे तरफ से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ सर, ये किसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, आपको अगर लगे तो आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, नहीं लगता तो छोड़ दीजिए। एक ये कह सकते हैं कि पहले के ज़माने में मतलब सालाना सॉन्ग रिलीज कितने होते थे, 200-250, राइट। 2022 में 6000 प्लस सॉन्ग रिलीज हो चुके हैं। मतलब हमें डेटा इतना बढ़ चुका है ना, हम किस चीज़ पे ध्यान देंगे। और ये डेटा क्यों बढ़ा है, क्योंकि आज के डेट में हम ये कह सकते हैं कि बैड एजुकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। मतलब पहले के ज़माने में कुछ हम कह सकते हैं 10,000 में से कोई था, एक आधा आर्टिस्ट उभर के आता था जो एक अच्छी खासी मेहनत लेता था, उस पर मतलब सीखता था और फिर वो एक्सपर्टीज हासिल करता था। अभी क्या है कि हम ही अपने बच्चों को ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं कि भाई तू पढ़ाई में भी टॉप कर, तुझे डांस भी आना चाहिए, तू सिंगिंग भी करना चाहिए, तुझे इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करना चाहिए, तो स्पोर्ट्स में भी चाहिए। तो इसके कारण हम उनको फैसिलिटीज भी अवेलेबल कर देते हैं, और स्मार्टफोन के चक्कर में, सॉफ्टवेयर के AI के चक्कर में वो बंदा कुछ सीख लेता है, मतलब वो प्रॉपर नहीं सीखता है, वो कुछ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है और कुछ बना के सोशल मीडिया पे खुद ही को अनाउंस कर देता है कि आई एम कंटेंट क्रिएटर। तो कोई जज करने वाला भी नहीं बचा ना। तो जो एक अच्छा खासा मेहनत लेके सीख रहा है और जो कोई जैसा शॉर्टकट करके सीख रहा है, वो दोनों सेम कैटेगरी में आ गए, राइट। ये एक हो गया, एंटरटेनमेंट का एक हो गया। और आज के डेट में मीनिंगलेस सॉन्ग के लिए आप खुद ही मतलब टोनी कक्कर जैसे सिंगर को गालियाँ देते हो कि भाई ये कैसे सॉन्ग बना रहा है, लेकिन उसी के सॉन्ग्स यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे 50 मिलियन व्यू चले जाते 24 घंटे में, तो देखने वाले लोग कौन है? हम ही है ना। एक्चुअली हम क्या करते हैं, हेट करने के चक्कर में उसको इतना देख लेते हैं कि वही एक्चुअल में सुपर हिट हो जाता है। तो एज बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर आपको बात करूँ, अगर बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से, सपोज आप लोग कुछ कोई चीज़ बेच रहे हो, 2 प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, जिसमें से एक प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज़्यादा है, तो उससे आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उसी का स्टॉक आप मेंटेन करोगे ना। तो वैसे हो गया कि अगर उसी सॉन्ग्स की व्यूअरशिप ज़्यादा कर रहे हैं तो उसका इनकम वहाँ से हो रहा है, तो वैसे सॉन्ग बनेगा। नहीं तो टोनी कक्कर का पुराना सॉन्ग ले लो कोई भी, जैसे कि मोहब्बत बरसा देना जो सावन आया, वो उन्हीं का सॉन्ग है, उन्होंने ही लिखा था, उन्होंने ही गाया, खूबसूरत सॉन्ग है। या फिर अभी मुझ में कहिए, ये मोह के धागे, सवार लो, ये सॉन्ग्स अगर आप सुनोगे कितने मीनिंगफुल है। तो बेसिकली ऑडियंस पे ही डिपेंड है, आप जिस चीज़ पे डिमांड करोगे उसी का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाएगा। म्यूजिक बम्बार्डिंग हो गया, लिरिक्स हो गया, और एक पॉइंट था नेचुरल रिकॉर्डिंग थी, अभी आर्टिफिशियल है। ओके, तो इस पे एक एग्जांपल के जरिए बात करेंगे। एप्पल प्रोडक्ट्स सबको पता है, आईफोन, स्मार्ट वॉच, एयरपॉड, राइट। एक एप्पल डिवाइस दूसरे एप्पल डिवाइस के साथ कितने आसानी से कनेक्ट हो जाता है, विद इन अ सेकेंड। वही एप्पल डिवाइस मुझे दूसरे ओएस के साथ कनेक्ट करना हो तो एंड्रॉइड, विंडोज या लिनक्स नहीं होता है, लेकिन हमें थर्ड वे ऑप्शन चूज करना होगा, अलग से डिवाइस चाहिए, अलग से सॉफ्टवेयर चाहिए। मतलब वो सिंपल प्रोसेस नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि एप्पल का अपना एक इकोसिस्टम है, वो कंपैटिबल है अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए। बेसिकली उसकी क्रिएशन ही वैसी की है। तो सेम इसी तरह से हम जो इंसान है, तो हमारा भी तो इकोसिस्टम है। हम किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हम किसी भी जगह से, हमारा एक इकोसिस्टम है, नेचर, कुदरत। तो कोई भी नेचुरल चीज़ अगर आप देखते हो, सुनते हो, खाते हो, सुनते हो, हमारे बॉडी माइंड का परसेप्शन ऐसा है, हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एंजॉय करते हैं, और ये चीज़ें हमारे जहन में भी रह पाती है। अभी आपको इमीडिएटली 50 साल पुराना लग जाएगा सॉन्ग भी पूछूंगा ना, मन में गुनगुनाना आप चालू भी कर दोगे। वही पिछले साल का सुपर हिट ट्रैक पसूरी या फिर केसरिया कहूँगा, बिना लिरिक्स पूरी तरह गा भी नहीं पाओगे। तो 50 साल पुराना सॉन्ग्स आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ गा सकते हो, लेकिन 1 साल पुराना नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि पुरानी जो रिकॉर्डिंग प्रोसेस थी वो नेचुरल रिकॉर्डिंग थी, 100% नहीं, लेकिन इट्स काइंड ऑफ नेचुरल कंटेंट। वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज आउट करते हैं, आप पर्सनली उसके साथ कनेक्ट होते हो, एक्सेप्ट करते हो और एंजॉय करते हो। नए सॉन्ग्स डिजिटल है, ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हमें प्रोसेस के थ्रू जाना है। एकदम डिटेल में नहीं जाऊँगा, ऊपर से बताओ तो वो बाइनरी लैंग्वेज में जनरेट, फिर इलेक्ट्रिक फॉर्म्स में कन्वर्ट, फिर एसक्यूएल फ्रीक्वेंसीज होती है, तो स्पीकर से हमारे कान के डायफ्राम में आती है, हमारा दिमाग इसको कान के साथ प्रोसेस करता है, उसके बाद एंजॉय करते हैं। इसके कारण हम थक जाते हैं या फिर इससे उतना कनेक्ट नहीं हो पाते। साउंड थेरेपी के बारे में सुना है? साउंड थेरेपी के बारे में सुना है?
ओके ज़्यादा जानकारी नहीं है लोगों को, थोड़ा सा अगर इंटरेस्टेड हो तो सर्च कर लेना। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि म्यूज़िक का, फ्रिक्वेंसीज का हमारे मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता ही है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ एज एक्सपेरिमेंट अगर आपको ट्राई करनी है ना, तो क्या करना है, जब 4-5 घंटे की ट्रैवल होती है, मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे टाइम पास के लिए कार में सॉन्ग्स ही प्ले करते हो, तो क्या करना, अब इस पॉडकास्ट में तो आप थकावट का रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या करना, 1.5-2 घंटा पुराने सॉन्ग्स प्ले करना, थकावट का रेशियो देखना, उसके बाद 1.5-2 घंटा नए सॉन्ग्स प्ले करना, थकावट का रेशियो देखना। जमीन आसमान का फर्क होगा। लिटरली मैं बैठ करता हूँ 2 घंटे तक नए सॉन्ग सुन के बाहर लेके बैठ जाओगे, इतना सर दर्द करने लग जाए, राइट। तो इसीलिए ट्राई करना, खास करके घर में छोटे बच्चे हो, खुद के लिए भी करो ही, लेकिन स्पेशली करना अगर घर में छोटे बच्चे हो, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी रिलीजन, किसी भी कंट्रीज के ओल्ड सॉन्ग, बैंड म्यूजिक ज़्यादा प्ले कीजिए। साइकोलॉजिकल पॉजिटिव इफेक्ट करता है, आप खुद रिलैक्स फील करोगे, बच्चों के ग्रोथ में वो सपोर्टिव साबित भी होता है। म्यूजिक से मैंने खुद पर्सनली एक बात सीखी है, हमारे इंडिया का जो पुराना कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो पुराने लोग हैं और हमारा जो पुराना संगीत है, ये भले ही ज़्यादा फैशनेबल लगता है, थोड़ा सा आउटडेटेड फील हो जाता है, कभी कभी हम खुद ही इरिटेट हो जाते हैं कि भाई ये क्या पढ़ा रहे हो, क्या सिखा रहे हो, हमें सब मालूम है। लेकिन ये लोग, ये कल्चर और ये म्यूजिक हमें वो सब सिखा सकते हैं जो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। ये उस जमाने में भी गोल्ड थे, आज भी गोल्ड है और 100 साल बाद भी गोल्ड की ही वैल्यू करेंगे। सो आई गेस इतना इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है। मैंने अपने हिसाब से सिंपल वे में जितना मुझे मुमकिन हुआ आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ नई चीज़ें आपको जानने मिली होगी। कुछ डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मुझसे जाते जाते पूछ सकते हो, नहीं तो यहाँ पे हमारी टेक्निकल एक्टिविटी खत्म होती है। अभी आपका कौन से शो हो चुके हैं यहाँ पे? सॉरी मुझे अपडेट नहीं है। 2 शो हो चुके हैं, एक लाइव एंटरटेनमेंट हो गया, वहाँ पे फुल सॉन्ग डांस वगैरह हो गया, इधर एक लेक्चर हो गया। अभी एक और सेक्शन बाकी है, आप एग्जिट करके लेफ्ट साइड में 70 शो है, वो आपको यस एक 5 से 10 मिनट का ही शो है, ज़्यादा लंबा नहीं है। वहाँ पे आपको जाना है, बाहर से एग्जिट करके लेफ्ट साइड में, और वो शो एंजॉय करना है। ओके, थैंक यू सो मच।